एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में वूजू को देखती है जो कि मिन जंग से बात कर रहा था। मिन जंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे अंकल के खिलाफ एविडेंस कहाँ पर है, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम्हें मेरे बेटे हेनरी की देखरेख करनी होगी। जेजू आइलैंड में मेरा एक रिलेटिव है, उसको वहाँ पर भेज देना। वूजू कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बाद में मिन जंग कहती है कि मेरे घर पर एक टॉय है जो कि हेनरी का है और उसी के अंदर एविडेंस है। अब ये जाने लगते हैं, लेकिन तभी वूजू उसकी गर्दन पर एक टैटू को देखता है और पास के सीन को चला गया था। जब इनका इस टाइम एक्सीडेंट हो जाता है तभी वूजू देखता है कि यहाँ पर कोई आ गया था, ये हेल्प के लिए पुकारता है। वूजू अब देखता है कि इसकी गर्दन पर एक टैटू होता है और ये वही टैटू होता है जो कि मिन जंग के ऊपर है। वूजू अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता, बाहर आता है। पास में मैरी होती है जो कि इसको देखती है, पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मुझे एम्बुलेंस के पास कॉल करना चाहिए। वूजू बता रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि मिन जंग कौन है। अगले सीन में इसकी सारी बातें बता देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मिन जंग वही इंसान है जो कि गाड़ी के पास थी। मैरी कहती है कि शायद तुम सही हो, मैंने सुना है कि मिन जंग 25 साल पहले तुम्हारी कंपनी में सेक्रेटरी के रूप में काम किया करती थी। मैरी ये सीन याद भी कर रही थी। सानही सेजंग से कहती है कि जो कि सिल्विया है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं पर देखा है। शायद वो 25 साल पहले यहाँ सेक्रेटरी के रूप में काम किया करती थी। मैरी वूजू से कहती है कि शायद वो उसी दौरान तुम्हारे अंकल से मिली होगी। वूजू कहता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, तभी से उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। अगले सीन में हांगू को देखते हैं जो कि एविडेंस को देख रहा होता है, जिसमें मिन जंग कहती है कि वूजू के डैड को पता चल गया कि हमारा अफेयर चल रहा है, अब हम क्या करेंगे। हांगू कहता है कि चिंता मत करो, उनकी एक फैमिली गैदरिंग होने वाली है, उसी टाइम हम उनको मार देंगे। हांगू एविडेंस को लेता है। जब जा रहा होता है तब सामने वूजू आता है। वूजू से पूछ रहा होता है कि क्या आपने मेरे पेरेंट्स को मारा है। हांगू कहता है कि कितनी शर्म की बात है, तुम्हें पता चल गया लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। वूजू कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे डैड को आपके अफेयर के बारे में पता चल गया था और आपने उनको मार दिया। लेकिन हांगू कहता है कि उसने मेरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। पास के सीन में वूजू के डैड को देखते हैं जो कि अफेयर की फोटो को देख रहा होता है। हांगू से कहता है कि इस बार मैं डैड को बताऊंगा और तुम्हें रिजाइन देना होगा। बाद में जाने लगता है लेकिन इसको रोकता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे और एक चांस दे दो। मी यॉन मेरे बिना नहीं रह सकती, आप पहले से जानते हो, वो मेरे बिना योंग सू की परवरिश नहीं कर सकती। प्रेजेंट में हांगू पेन ड्राइव को दिखाता है और कहता है कि केस पहले ही बंद हो चुका है और एविडेंस मेरे पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर बाहर आता है लेकिन बाहर पुलिस वाले पहले से ही होते जो कि इसको अरेस्ट करते हैं और कहते कि हमने डेविड को पहले ही अरेस्ट कर लिया है, उसके फोन में तुम्हारा कांटेक्ट मिला है, बेकरी में गबन करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। तभी वूजू आता है और बताता है कि पास में इसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, इसलिए इस चीज को भी इसमें ऐड कर देना। हांगू चिल्लाता है, कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया। वो जो बाद में एविडेंस को दिखाता है जो कि 2009 का होता है। प्रीवियस सीन में डिटेक्टिव हांगू से कहता है कि मैंने फुटेज को डिलीट कर दिया है, अब ये केस क्लोज हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे। हांगू बाद में इसको पैसे देता है, हालांकि ये एविडेंस वही होता है जो कि पहले योंग सू ने दिया था। वो जो साथ में कहता है कि इसकी पॉकेट में एक और एविडेंस है, आपको लेना चाहिए। पुलिस वाले बाद में ऐसा ही करते हैं और इसको अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। जज बताता है कि हांगू ने कौन कौन से गंदे काम किए, किस किस को मारा था। इसमें एम्प्लॉय मिस्टर को का नाम भी होता है। बाद में इसको मौत की सजा होती है। मी यॉन अपनी मॉम के साथ होती है, कहती है कि आज मैं कोर्ट में नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। कितने सालों से ये मुझे धोखा दे रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। उसने वूजू के डैड को मारा, आपको मारना चाहा और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं तो मरने के लायक हूँ। बाद में रोने लगती है। अगले सीन में वूजू अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए सेमेंट्री में आता है, फ्लावर को रखता है। यहाँ पर मैरी भी होती है। वूजू अपने पेरेंट्स को फील करता है। डैड कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अब सब कुछ भूल जाओ और हैप्पी रहो। और वूजू अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरी है, मैं इसको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। मैरी कहती है कि मैं वूजू की देख रेख करूंगी,
इसीलिए इसकी चिंता मत करना। अगले सीन में सांग्योन को देखते जो कि अपने घर पर होता है। जिनग्योंग के सीन को याद कर रहा होता है कि उसने क्या कहा था। तभी बाहर कोई बेल बजा रहा होता है और ये आकर देखता है। यहाँ पर वूजू और मैरी होते हैं जो कि इससे मिलने के लिए आए। मैरी थोड़ी नर्वस होती है लेकिन बाद में सब कुछ बता देती है कि मैंने क्या किया। हम आपके टाउन हाउस को नहीं ले सकते, हम मैरिड नहीं है। जब मैंने प्राइस को जीता था तब मेरा और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स होने वाला था। मैं इस प्राइस को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वूजू का यूज किया। वूजू कहता है कि हम जानते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने जा रहे हैं, इसलिए आप जो भी पैसा मांगेंगे हम दे देंगे। बाद में चले गए थे। मैरी कहती है कि उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं था। वूजू कहता है कि तुम जानती हो कि उसका फेस नॉर्मल है, वो और लोगों से बात करेगा और हमको बता देगा। वैसे अब तुम कहाँ पर रहने वाली हो? मैरी कहती है कि मैं सॉरी के साथ अपार्टमेंट में रहूंगी, हम रेंट को शेयर कर लेंगे। वूजू बताता है कि वो काम से बहुत ही दूर है। मैरी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ड्राइव करना सीख लूंगी। वूजू कहता है कि मुझे कम सोना होगा ताकि मैं तुम्हें ड्राइव सिखा सकूं। मैरी बताती है कि मुझे यहाँ पर हैंग आउट करना बहुत ही अच्छा लगता था। वूजू कहता है ठीक है चलो हैंग आउट के लिए चलते हैं। अगले सीन में एक्स वूजू को देखते जो कि साइकिल चला रहा होता है। बहुत ही थक गया था, बार बार रिवेंज का नाम लेता है, यानी कि वूजू से रिवेंज लेना चाहता है। साइकिल को उठाता है, किसी तरह ऊपर ले आता है। बाद में न्यूज को देखता है जो कि बेकरी की होती है, वहां पर क्या हुआ। एक्स वूजू चिल्लाता है और कहता है कि वूजू फिर से बच गया लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं, पिलनियन को देख रहे थे। जिनग्योंग पिलनियन को चेक करती है और अब ये ठीक होती है। मियोन अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है लेकिन पिलनियन कहती है कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा शोर मत करो। वूजू अपनी दादी को देखता है, हाथ को थामता है और स्माइल करता है। फिर मेरी के पास कॉल करता है, बताता है कि मेरी दादी ठीक हो गई है, वो होश में आ गई है। मैरी कहती है कि अब मैं रिलीफ फील कर रही हूँ। वूजू कहता है कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब तो मुझसे मिलने के लिए आना। तभी वूजू पास में अपनी आंटी को देखता है, बाद में इससे बात करने लगता है। मियोन कहती है कि उस कमीने ने वो सब कर दिया, तुम्हारी कंपनी का पैसा खा गया, मैं जल्दी ही पैसा लौटा दूंगा। वूजू कहता है कि आप कैसी बात कर रही हो, आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। मियोन फिर कहती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर मैं ब्लेम किया करती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, जब तक नाराज रहना चाहते हो रह सकते हो। वूजू कहता है कि आप ये कैसी बात कर रही हो, वैसे भी आपको नहीं पता था कि आपका हस्बैंड क्या कर रहा है, मैं आपसे नाराज क्यों रहूंगा, मेरी फैमिली में सिर्फ आप ही बची हो। अगले सीन में वॉनसू को देखते जो कि सेजंग के पास कॉल करता है, कहता है कि तुम कहाँ पर हो। सेजंग कहती है कि हम सुपरमार्केट में, क्या कुछ और लेकर आना है। वॉनसू कहता है कि ड्रिंक लेकर आना। यहीं पर हम वूजू और मैरी को देखते जो कि शॉपिंग कर रहे थे। हालांकि वूजू अपसेट सा हो जाता है क्योंकि इसको जो सामान चाहिए था वो सामान मैरी नहीं लेती। बाद में मैरी इसे किसी तरह मना लेती है। तभी वूजू सामने इन तीनों को देखता है, पास आना चाहता है लेकिन मैरी कहती है कि छुप जाओ, मैंने अभी तक सॉन्गी को हमारे बारे में नहीं बताया। अगले सीन में छत पर होते हैं और गेम खेलते हैं। बॉटल जिसके पास भी आएगी उसको सवालों का जवाब देना होगा। पहले वूजू का नंबर आता है, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जा रहा था। ये कह देता है कि हाँ मेरे पास गर्लफ्रेंड है। फिर मेरी का नंबर आता है, डेटिंग के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुमने पहले किस कब किया था। लेकिन ये कुछ नहीं कहती, केवल ड्रिंक करती रहती है। बाद में बाहर वूजू से मिलते हैं। वूजू कहता है कि मैं तुमसे अपसेट हूँ, क्या तुम सभी को नहीं बता सकती थी कि मैं तुम्हारा मैन हूँ। मैरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा क्यूट सा फेस मुझे पागल कर देता है। लेकिन बाद में देखते हैं कि ये चारों इनकी बातें सुन रहे थे, ये दोनों भी इनको देख लेते हैं। सन ही कहती है कि हम तुम्हारे बारे में पहले से जानते हैं, हमने तुम दोनों को सुपरमार्केट में साथ में देख लिया था। हम ये सीन देखते भी है जहाँ पर सी जंग इन दोनों को साथ में देख लेती है और बाद में छिप जाते हैं। अगले सीन में संगी मैरी से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैरी कहती है कि मैं बताना चाहती थी लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। वॉनसूक कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था। बाद में यहाँ पर ये सीन याद भी करता है जहाँ पर वो जो मैरी को हक करता है और ये देख लेता है। ये पूछते हैं कि क्या तब से ये सब स्टार्ट हुआ था। सन ही कहती है कि हम सब कैरोविकी में जाने वाले थे लेकिन तुमने इसका हाथ पकड़ लिया, क्या तब से स्टार्ट हुआ था। सेजंग कहती है कि तुम फोटो लेने के लिए स्टूडियो आए थे, मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था, तुम किस कर रहे थे, शायद तब से तुम डेट कर रहे होंगे। तुम दोनों पहली बार कब मिले। वो जो पास के सीन को याद करता और कहता है कि शायद हम उस टाइम 8 या 9 साल के थे। ये सुनकर सभी इनके लिए हैप्पी होते हैं। योंगसू अपने डैड से मिलने के लिए आता है, पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन हांगू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैं भी एक विक्टिम हूँ। लेकिन योंगसू चिल्लाता है, कहता है कि बहाने बनाना बंद करो, आपने वूजू के पेरेंट्स को मार दिया और दादी को भी मारना चाहा, आपको इंसान
इंसान नहीं हो, आप एक मॉन्स्टर हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं काम में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मेरी मॉम से मिलने के बारे में सोचना भी मत, ये जाने लगता है। हांगू कहता है कि मैं अपील करूंगा, मेरी हेल्प करो। योंगसू इसकी कोई बात नहीं सुनता और गाड़ी में आकर बैठ जाता है। इसकी मॉम पहले से यहाँ पर होती है। ये अपनी मॉम को देखकर कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। मियोन इनके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में हाँ भरती है। अगले सीन में ये न्यूज वायरल हो जाती है कि मेयर ने ब्यूटी स्टोर के साथ क्या किया। वो नेक्स्ट स्टोर के लिए परमिट देता है और बदले में एक टाउन हाउस चाहता है। मेयर को मीडिया वाले घेर लेते और सवाल जवाब करते हैं। सांगयोन लीसंग से मिलने के लिए आता है। लीसंग के डैड इसको मार रहा था। डैड सांगयोन से कहता है कि इस केस को तुम संभालोगे, फॉरेन में जाओ और लॉयर से मिलो। अगले सीन में कई डॉक्टर को देखते हैं, साथ में जिन क्योंग होती है जो कि वॉलंटियर का काम करने के लिए ऑर्फेनेज में आती है। सभी बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। बाहर सांगयोन को देखते हैं जो कि अंदर आता और लेडी से मिलता है जो कि यहाँ की ओनर होती है। इसको बुके देता है। लेडी कहती है कि तुम हर साल मेरे बर्थडे वाले दिन यहाँ पर होते हो और कहते रहते हो कि मुझे बड़ा करने के लिए थैंक यू। सांगयोन कहता है कि मैं अगले साल नहीं आ पाऊंगा। लेडी पूछते है कि क्या तुम काम के लिए फॉरेन में ट्रांसफर हो रहे हो। ये भी हाँ भरता है। लेडी कहती है कि तुम सारा दिन काम क्यों करते रहते हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक लड़की आती है और बताती है कि डॉक्टर आ रहे। सांगयोन भी बाहर आकर इसको बाय करता है। जिन क्योंग पास में होती है जो कि सांगयोन को देख लेती है। जब ये अकेला होता है तो इसको बुलाती है, इसके पास आती है। अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। सांगयोन कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही स्पाइसी है। बाद में टेस्ट करती है और सच में ये ऐसा ही होता है। ये अपने बारे में बताता है कि मैं ऑर्फनेज में रहा करता था। एक दिन एक रिंग चोरी हो गई थी और वो रिंग मेरे पाँव के पास पड़ी हुई थी क्योंकि चोर ने उसे वहां पर रख दिया था। लेकिन सभी बच्चे मुझे चोर कहने लगे और मुझे वहां से जाना पड़ा। फिर उसी चोर के पास आ गया था जिसने चोरी की थी। मैंने उसकी बात को सीक्रेट रखा, उसके लिए एग्जाम दिए और मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ मिली। लेकिन अभी भी लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। जिन क्योंग पूछते हैं कि तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रहे हो। इसने कह दिया था क्योंकि मैं सफाई देना चाहता हूँ। जिन क्योंग कहती है कि तुम हमेशा सीरियस रहते हो, कभी स्माइल नहीं करते। वीक में मुझे एक बार कॉल किया करो ताकि मैं तुम्हें हंसा सकूं। अगले सीन में एक्स वूजू को देखते हैं। इसने जॉब के लिए कई जगह पर अप्लाई की थी लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बाद में मैरी को मिस करने लगता है। मैरी से मिलने के लिए घर पर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दोनों को साथ में देख लेता है जो पैकिंग कर रहे थे। वो जो मैरी से कह रहा होता है कि तुम्हारा सामान बहुत ही ज्यादा है, क्या ये सब सोरी के अपार्टमेंट में आ जाएगा। मैरी कहती है कि मैं एडजस्ट कर लूंगी। वूजू कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, वैसे भी मेरी जगह बहुत ही बड़ी है, लेकिन ये मना कर देती है। वूजू नाराज हो जाता है। मैरी इसको मनाने का ट्राई करती है। बाहर से एक्स वूजू इन दोनों को देख रहा था। सुबह देखते हैं कि दोनों साथ में सोए हुए थे। मैरी काम पर जाना चाहती है लेकिन वूजू रोक लेता है। अगले सीन में मैरी उठ जाती है लेकिन यहाँ पर वूजू नहीं होता। बाद में इसको देखने के लिए बाहर आती है और ये खाना बना रहा होता है। मैरी कहती है कि हम न्यूलीवेड्स की तरह दिख रहे हैं। वूजू कहता है कि जब तक मेरा हेयर व्हाइट नहीं हो जाता मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बनाऊंगा। मैरी हैप्पी हो जाती है, इसके पास आती है और हग करती है। अगले सीन में इसे काम पर छोड़ देता है। मैरी अंदर आ रही होती तब इसके पास एक्स वूजू कॉल करता है लेकिन ये रिसीव नहीं करती। एक्स वूजू कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में एक आर्टिकल पब्लिश कर देता है। इसमें लिखा हुआ था कि बेकरी के उत्तराधिकारी ने धोखाधड़ी की है, मैं उसे एक्सपोज करने वाला हूँ। 10 बजे इस होटल में आ जाना। मीडिया वाले ये न्यूज देखते और भागते हैं। मैरी भी ये न्यूज देखती है। वूजू के पास कॉल करती है, बताती है कि एक्स वूजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। वहीं हम एक्स वूजू को देखते हैं जो कि स्टेज पर होता है। पहले बताता है कि मैं कौन हूँ, फिर कुछ आगे बताने जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।